Today we are going to continuing the chapter chemical coordination and integration. In the first part, I had taught you all about all the glands and their functions. Again, how do they coordinate and carry out the bodily mechanisms. Today we are going to see about the mechanism of hormone action. How did this gland release hormone and how does the hormone have effect on a bodily target tissues और how do they perform their functions. तो बेसिकली जो हॉर्मोन्स होते हैं दे प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू. कैसे? बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन. तो उनका क्या मेन टारगेट क्या है? कोई हार्मोन है, फॉर एग्जांपल ये हार्मोन है, अब ये टारगेट टिश्यू है तो उसको बाइंड करना पड़ता है उसके रिसेप्टर से. ओके तो कोई एक स्पेसिफिक प्रोटीन उसका एक हार्मोन रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है जो जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज द रिसेप्टर, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके एंड दिस इज द रिसेप्टर, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके अब जो भी हार्मोन आएगा वो इधर एंट्री मारने की सोचेगा, रिसेप्टर से बाइंड करने की सोचेगा, ये याद रखना है आप लोग. ओके मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जैसे कोई हार्मोन की एंट्री हुई, ये हार्मोन है, इसकी एंट्री हुई. ओके इट विल ट्राई टू गो इनटू दिस रिसेप्टर. देयर आर टू वेज. ओके इट कैन आइदर डायरेक्टली, एक रिसेप्टर होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और एक रिसेप्टर होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर. ओके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी होता है. तो यह रिसेप्टर यहाँ मतलब रिसेप्टर से हार्मोन को मिलना है, राइट, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हो चाहे सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो, डिपेंड है. तो ये मैं बताऊंगी कौन सा रिसेप्टर कौन सा हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और कौन सा हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर. ठीक है. नाउ जैसे ही वो जाता है रिसेप्टर से बाइंड करता है तो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. ओके वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. फर्स्ट यू हैव टू नो दैट बाइंडिंग और हार्मोन टू रिसेप्टर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. तो ये दोनों जब मिल जाते हैं हार्मोन और रिसेप्टर तो उनका क्या बन जाता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ठीक है. दिस हैपन्स, दिस बाइंडिंग लीड्स टू चेंज इन द टारगेट टिश्यू. तो उस टारगेट टिश्यू पे कुछ चेंजेस आते हैं और दैट लीड्स टू eventually leads to some biochemical response or some physiological response. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो टारगेट टिश्यू हमारा था ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले सकते हो. यहाँ पे इन केस ये था ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे जब वो हार्मोन एक पर्टिकुलर आया और इस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन को कुछ हलचल हुई, कब होगी? जब इसमें इस टारगेट टिश्यू से के ऊपर जो रिसेप्टर है उससे ये जुड़ गया या रिस्पॉन्स आया. देयर इज़ अ सेकेंड मैसेंजर, क्योंकि ये मैं बताऊंगी डिटेल में, बट इट प्रोड्यूसेस सम बायोकेमिकल एंड सम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड दैट इज़ नथिंग बट द ओवेरियन ग्रोथ. Ovarian growth. And on the basis of chemical nature of hormones, they are grouped as peptide, polypeptide and protein. You can say peptide hormone. There are many types of hormone. जैसे मैंने कहा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो हॉर्मोन्स होते हैं वो टाइप्स तो आप लोग को पता ही होनी चाहिए कि वो पेप्टाइड हार्मोन भी होते हैं, मतलब बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर. पेप्टाइड होते हैं, स्टीरॉयड होते हैं और बायोलॉजिकल अमाइंस वाले भी हॉर्मोन्स होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं. ओके देन आइडोथायरोनिन्स भी होते हैं, एमिनो एसिड, ये जो बायोलॉजिकल अमाइंस होते हैं एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं. सो व्हाट इज दिस पेप्टाइड हार्मोन? सी पेप्टाइड हार्मोन्स इज नथिंग बट दे आर water soluble. Now before knowing this, what is water soluble and what is water insoluble, fat soluble you can say, ये थोड़ा जान लेते हैं. जैसे टाइप्स ऑफ हार्मोन्स मैंने कहा, दे आर वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल हार्मोन्स. सी जैसे आप लोग को पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बाय नेचर वो लिपिड बाय लेयर होता है. बाय नेचर लिपिड बाय लेयर यानी कि वो फैट होता है. जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल का वो एक फैट होता है. अब फैट के अंदर पानी तो जा नहीं सकता है क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है. फैट के लेयर के अंदर पानी तो जा नहीं सकता है क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, राइट. तो इस वजह से देयर इज़ अ रिसेप्ट, जो वाटर सोल्यूबल वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं वो अंदर नहीं जा सकते हैं तो उनका रिसेप्टर मेम्ब्रेन के ऊपर ही बनता है. और जो सोल्यूबल होते हैं
जो फैट सोल्यूबल वाले जो होते हैं या वाटर इनसोल्यूबल, और देखो जो वाटर सोल्यूबल होगा वो फैट इनसोल्यूबल होगा, जो फैट सोल्यूबल होगा वो वाटर इनसोल्यूबल होगा। तो ऑब्वियसली फ्लैट के लेयर है लाइक डिजॉल्व लाइक, तो फैट के अंदर चला जाएगा। तो वो फैटी वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं डायरेक्टली, उनके रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल के अंदर होता है। और वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स के रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर ही होता है। ठीक है, ये बेसिक आइडिया लेके चलिए। और ये भी आइडिया लेके चलिए कि जो वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल हार्मोन्स अलग अलग होते हैं और उनका रिसेप्टर वाला जो रिसेप्टर्स की पोजीशन अलग होते हैं, मैकेनिज्म भी अलग होता है। देखिए यहाँ पे इसका रिसेप्टर वाटर सोल्यूबल का ऊपर ही रहता है क्योंकि वो फैट लेयर या लिपिड लेयर के अंदर नहीं जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता है। ये न्यूक्लियस है, देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हार्मोन आके रिसेप्टर बैठ गया, एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसका नाम होता है एडिनाइली साइक्लेज, जो इंटर्न एटीपी को रिलीज़ करता है और जो सीएएमपी रिलीज़ करता है, अगेन अनदर एंजाइम को एक्टिवेट करता है। एंजाइम जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैरी आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे केस अलग है, यहाँ पे देखो एक सेकेंड मैसेंजर की ज़रूरत पड़ी, यानी कि नहीं, अगर हमें एक तरीके एक चिट्ठी होती है डायरेक्टली पहुंचा दो, एक होता है चिट्ठी किसी के थ्रू पहुंचा दो, तो इसको इससे इन्फॉर्मेशन या फिजियोलॉजिकल चेंज कैरी आउट करना, तो इस बेचारे को मतलब एक सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हार्मोन है क्योंकि वो फैट सोल्यूबल है तो वो डायरेक्टली एंट्री मारता है, क्योंकि ये लिपिड बाय लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डायरेक्टली इसका रिसेप्टर अंदर होता है। फैट सोल्यूबल का रिसेप्टर अंदर होता है सेल के, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, और ये हार्मोन और रिसेप्टर मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो इंटर्न जो सेल के अंदर मैसेंजर आरएनए को एक्टिवेट करके प्रोटीन्स का जनरेशन होता है एंड देन फिजियोलॉजिकल एक्शन कैरी आउट होता है। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इनमें सेकेंड मैसेंजर है, इसमें नहीं है। ओके, देर इज़ नो सेकेंड मैसेंजर, डायरेक्टली एंट्री, क्योंकि रिसेप्टर अंदर है, इसका रिसेप्टर ऊपर है तो इसको किसी के थ्रू जाना होता है, सेकेंड मैसेंजर के थ्रू फिजियोलॉजिकल चेंजेस इसमें क्या कहते हैं कैरी आउट करना होता है ना। सेल के डीएनए में गड़बड़ी करके वो कुछ कर देता है, चेंजेस कर देते हैं। ये शॉर्ट टर्म होता है, कोई भी चीज़ किसी के थ्रू कराओगे तो शॉर्ट टर्म ही होगा। यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म होता है, ये क्विक होता है, ये स्लो होता है। ओके, so this is the basic difference. Now coming back to the types of hormones, so let us first see peptide hormones. Again, peptide hormones are water soluble, they are membrane bound. अगर कोई वाटर सोल्यूबल सेकेंड मैसेंजर तो होगा ही है, और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा। स्टीरॉयड हार्मोन दे आर डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, दे आर फैट सोल्यूबल, नो सेकेंडरी मैसेंजर, इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर्स आते हैं। एंड देन basically if I go to discuss, so the peptide hormones as I had told you कि it's water soluble, सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सबको कंपेयर करें, पेप्टाइड, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल अमाइंस, ग्लाइकोप्रोटीन्स, इन सब को, तो जो पेप्टाइड हार्मोन है ये सिंथेसाइज होते हैं एज प्रो हार्मोन्स, वेर जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं दे आर सिंथेसाइज्ड इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, यानी कि दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. Okay, whereas the biological amines are derived from amines. Okay, and the glycoprotein, they are carbohydrates and the proteins. Okay, now here this I'm comparing and I'm teaching you all. So the biological amines, they are derived from amino acid tyrosine. कौन से amino acids है? Tyrosine, जो कि नॉन एसेंशियल है. Okay, you should know this. नॉन एसेंशियल यानी कि बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो खुद प्रोड्यूस करता है, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है. वेरएज़ ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसमें मैं बताऊंगी, इसमें दो तरीके से हैं, दो तरीके के अमाइनो एसिड, एक टायरोसिन है और एक ट्रिप्टोफैन है, जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड है. ओके, नाउ दिस अमीनो एसिड, your tyrosine is also known to produce an emergency hormone which is thyroid hormone, which is T3 and T4. ओके, और इसका जो रिसेप्टर फैट सोल्यूबल होता है, ऑब्वियसली फैट सोल्यूबल यानी कि इंट्रासेलुलर. फैट सोल्यूबल के जो रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर, नाउ विदाउट लर्निंग यू कैन जस्ट बाय लॉजिक यू कैन अंडरस्टैंड. जो फैट सोल्यूबल होगा वो इंट्रासेलुलर उसका रिसेप्टर होगा, वेरएज़ जो वाटर सोल्यूबल होंगे हार्मोन्स उनका इंट्रासेलुलर नहीं होगा. ठीक है, ऊपर ही होगा मेम्ब्रेन के ऊपर. नाउ
This melanin is your another tyrosine. Okay, and then you have tryptophan, which is essential. Yeah, it produces melatonin, serotonin, and auxins. It's a plant hormone, but I have mentioned it over here only. Then, if you compare on the basis of storage, peptide hormone is stored in vesicles, whereas steroid hormones, they are released immediately. Okay, and amino acid derivatives are basically they are stored before release. Okay, solubility, obviously peptide hormones are more polar and water soluble. Remember this, they are more polar. Water soluble means more polar. मोर पोलर, पोलैरिटी है तभी तो वाटर सोल्यूबल है. डेल नेगेटिव टेल पॉजिटिव होता है हाइड्रोफिल, वो हम ये कॉन्सेप्ट आई होप यू ऑल नो. देन जो स्टीरॉयड हार्मोन जनरली दे आर नॉन पोलर एंड रिक्वायर कैरियर प्रोटीन्स टू ट्रेवल इन ब्लड. Okay, and talking about biological amines, some are polar. Okay, some are polar like adrenaline, others must be protein bounded. Now receptors, again peptide hormone bind receptors on cell membrane and transduce on the cell membrane itself, no, because it's peptide membrane water soluble, तो cell membrane के ऊपर ही receptor होता है. and transduce signal via the use of second messenger system. जो second messenger system है जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था आपको, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम लेके वो ट्रांसड्यूस करते हैं. ओके, नाउ जो स्टीरॉयड हार्मोन क्योंकि वो फैटी होते हैं और वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, दे बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स टू चेंज जीन एक्सप्रेशन डायरेक्टली. सो जो जीन एक्सप्रेशन क्योंकि डीएनए से अंदर जाता है ना, मैसेंजर आरएनए से यू नो ऑल्ट्रेशन करता है ना इन जीन एक्सप्रेशन. Here it does alteration in the gene expression, slower onset but longer duration than peptide hormone. It is slower onset, but longer duration than peptide hormone. There is no second messenger over here. Very important, students. I'm talking about fat soluble hormone, that is steroid. Okay. Then in talking about amino acid derivatives, it acts ऑन मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, वाइल थायरॉयड जो होते हैं एक्ट डायरेक्टली ऑन न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. ठीक है, इसका इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं. इफेक्ट्स ऑफन फास्ट ऑनसेट, एज आई टोल्ड यू पेप्टाइड हैज़ फास्ट ऑनसेट. ओके, इट्स क्विक. ओके, इट्स क्विक, फास्ट ऑनसेट एंड ट्रांजिएंट चेंजेस इन प्रोटीन एक्टिविटी. देयर इज अ ट्रांजिएंट चेंजेस इन प्रोटीन एक्टिविटी, दो जीन एक्सप्रेशन चेंजेस कैन अकर. नाउ एग्जाम्पल्स इफ आई टॉक अबाउट effects, I already told you about steroid hormones, that they carry on alteration in gene expression, slow onset but longer duration than peptide hormone. And adrenaline functions like peptides, thyroid hormone function in a similar manner to steroid is of biological amine. तो biological amines का adrenaline functions होते हैं like peptides. Okay, now examples, if you see examples of steroid hormones include insulin, glucagon, prolactin, ACTH, gastrin, parathyroid hormone. So I'll give you all this table. You all can note it down. Okay, I will send you all this table of, okay, or I will give it in the description box. Next, cortisol, aldosterone, estrogen, progesterone, testosterone. These are steroid hormones. Okay, cortisol is a stress hormone, which is also a fat soluble hormone. यानी कि ऑल दीज आर स्टीरॉयड हार्मोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, देखो एक होता है स्टीरॉयड जो एक्सटर्नल लेते हैं ना, वो टेस्टोस्टेरोन नहीं, वो एक्सटर्नल वाला अलग होता है उसका. यू नो, विल टॉक अबाउट इट लेटर. देन इन केस ऑफ बायोलॉजिकल अमाइंस, in case of biological examples can be adrenaline, thyroxine, okay, triiodothyronine. These are the examples of amino acid derivatives, okay, or the biological amines. So moving further, and when we talk about the structure, basically that time comes the glycoproteins actually, है ना, they are also in the peptide family only. If you consider actually वो peptide family में ही belong करते हैं, इसीलिए मैं तभी डिस्कस नहीं कर रही थी. They belong to the peptide fly, but based on the structure they are different. Based on the structure, glycoprotein, peptide hormone, steroid, amines, all these four are different. Okay,
Glycoproteins are for examples of which include FSH, LH, TSH. Okay, human gonadotrophic hormone, and they contain carbohydrate moiety. That is, carbohydrate moiety is important in assembly, secretion, and biological activities. And others I have already explained. Okay, only glycoprotein was left. So I hope you have understood the mechanism of hormones. Okay, thank you.